मोहित को भी इन्वॉल्व करते हैं अपने बातचीत में। हेम सिक्योरिटी से आज हमारे नए गेस्ट जुड़ रहे हैं। मोहित, गुड मॉर्निंग। मोहित, एक पॉजिटिव न्यूज से आपसे मैं बातचीत अपनी शुरू करना चाहूंगा। जो आईआईपी डेटा आया है वो भी 7 महीने के हाई पे आया है। ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग किक ऑफ हो रही है। और आज सुबह मैंने एक खबर देखी एमएनएम की, 10 साल में पहली बार वो अपना नया ट्रैक्टर प्लांट लगा रहे हैं मोहाली में। तो इतना नेगेटिव भी नहीं है सब कुछ। अगर हम देखें ग्लोबल मैक्रो चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन माइक्रो जो है हमारे देश के वो काफी स्टेबल और ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आप जो बोल रहे हो उससे बिल्कुल मैं अग्री करता हूं। हम लोगों का इंडिया के डायनामिक्स हम अगर समझें तो यहाँ पे चीजें पिछले 2 साल 3 साल से काफी तेज स्पीड से बदली है और एक मार्केट में हमने आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स देखे हैं। अगर हम बाकी देशों से अपनी तुलना करें, बोथ डेवलप्ड एंड इमर्जिंग कंट्रीज के मार्केट से बेटर डायनामिक्स इस वक्त मुझे इंडिया में लगते हैं। हाँ, काफी ज्यादा हेडविंड्स हैं, बट वो हेडविंड्स जैसा आपने कहा मैक्रो लेवल की है, वो हर देश प्रभावित है उस हेडविंड से। भले ही वो राइज इन इन्फ्लेशन हो, जो कि एक स्टिकी सा इन्फ्लेशन एक बन गया है, इंटरेस्ट रेट डायनेमिक्स चेंज होते हुए, क्वांटिटेटिव ईजिंग खत्म होते हुए देख रहे हैं हम लोग। बट अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबरें भी है। यहाँ पे जिस तरह से सरकार का भी फोकस रहा है पीएलआई पे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे, 16 लाख करोड़ का हमने गति शक्ति योजना देखा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश करते हुए देखा। आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। मार्जिन्स डेफिनेटली डेंटेड हैं, बट वो मार्जिन्स आई थिंक एक मैक्रो लेवल की वजह से डेंटेड है, ना कि कंपनी और इंडिया स्पेसिफिक की वजह से। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी रहेगा इस पूरे मार्केट में और इस पूरे साल में विशेषकर, वो ये है कि हम अपना स्टॉक सिलेक्शन, एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन, इन 3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करें। और यही 3 चीजें अगर हम डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते चले, सीइंग द वैल्यूएशंस, तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से कम नहीं तो अगले 5 से 10 साल इंडिया का मार्केट काफी आउट परफॉर्मिंग रहने वाला है और बहुत अच्छा रहने वाला है। मोहित, ऐसे समय में ऐसी बुलिश इनकरेजिंग टॉक्स ऑफ कोर्स मच नीडेड है। एक और स्पेस पर और इनफैक्ट कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे भी आपकी व्यू जानना चाहेंगे। जिस तरह से हमने देखा सिमेंस की एनालिस्ट मीट हुई, उन्होंने क्लियरली कहा कि पीएसयू हो, प्राइवेट सेक्टर हो, वहां से उन्हें अच्छे ऑर्डर्स मिलने की बात हो रही है। किसी तरह के बिजनेस में धीमापन की बात होने या देशानी की। और आप भी जैसे कह रहे हैं यहाँ पे स्टॉक पिकिंग करनी होगी, तो अगर सेक्टर पिकिंग की जाए और यहाँ से आप जब बुलिश व्यू रखते हैं मार्केट्स के लिए, ऑफकोर्स लॉन्ग रन में एक बुलिश व्यू इंडियन मार्केट्स के लिए है भी, तो आप कौन से सेक्टर्स को प्रेफर करेंगे? सबसे ज्यादा फोकस मैं करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर या डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स पे, जो कि हमारे देश में एक तरह से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, हाईवेज क्रिएट हो रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उनमें जो मटेरियल सप्लायर्स हैं या जो जिनके प्रोजेक्ट्स उनको मिल रहे हैं, आई थिंक उन पे सबसे नंबर 1 मेरी बुलिशनेस रहेगी, क्योंकि एक्चुअल में काफी ज्यादा अच्छा काम हो रहा है इन स्पेयर्स में। सेकेंड में रखूंगा फोकस केमिकल कंपनीज को, जिनको चाइना +1 का बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिल रहा है। थर्ड में अभी भी आईटी पे बुलिश हूं, बट आईटी में हमें ये सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज ने एक्चुअल में रेवेन्यू एक्सपेंशन दिया है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दी है, जिन्होंने फ्यूचर आउटलुक और गाइडेंस स्ट्रॉन्ग रखा है, और जिनके वैल्यूएशंस पैलेटेबल है, जिनके वैल्यूएशंस एस्ट्रोनॉमिकल नहीं है, उनके कैश फ्लोज स्ट्रॉन्ग है। तो ये 3 सेक्टर्स पे अभी भी। और एक बीएफएसआई जो कि पिछले 2-2.5 साल से बिल्कुल अंडर परफॉर्मर रहा है, उन्होंने भी जिस तरीके से अपनी बैलेंस शीट्स को सुधारा है, एनएनपीएस को, जीएनपीएस को ठीक करा है, कैपिटल एडिक्वेसी सुप्रीम रखी है, जिस तरह से बुक्स इंप्रूव करी है, आई थिंक वो भी एक सेक्टर है जो वापस से लाइमलाइट में इन नियर फ्यूचर आना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें मानसी, तो जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मैं जब लास्ट टाइम गया था दुबई, तो मैंने कितनी क्रेन्स देखी, वहां बिल्डिंग से ज्यादा तो क्रेन्स थी। मुझे पता है आपका डायरेक्शन क्या है। अब जो है प्रियंका एक लंबा वीकेंड एंजॉय करके आएंगे। लंबा वीकेंड नहीं, पूरा वीक, वही 2 वीकेंड्स एक्चुअली। How was your experience? Yes, it was of course good। और ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें ना, एक्चुअली मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस था दुबई में, और इट नेवर फेल्स टू डिसअपॉइंट यू। आप बिगेस्ट टावर देखें, बिगेस्ट फाउंटेन देखें, बिगेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉल्स देखें, तो वो दुबई में है। और हर बार आपको कुछ नए टूरिस्ट स्पेसेस ही दिखेंगे। अच्छा। ऑफ कोर्स नए टूरिस्ट स्पेसेस। आई मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। मुझे फुली बुक था वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम जो दुबई में बना है, दुबई म्यूजियम, उसकी टिकट ही नहीं मिली, एंड वी वर रेडी टू पे अ प्रीमियम ऑफ 30%, तब भी टिकट नहीं मिल पा रही थी। और ये ऑफ सीजन कहा जा रहा है, लेकिन फुली बुक था। एग्जैक्टली, फुली बुक था दुबई में। सो यस, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात में आप उसका कोई मुकाबला नहीं। इनफैक्ट इंडियन
टूरिस्ट जो हैं वो तो बहुत भीड़ लगा रहे हैं वहां पे, इस कदर अनलॉक ट्रेड हो रहा है टूरिज्म ट्रैवल के साथ। प्रॉपर्टी मार्केट, आई वाज जस्ट रीडिंग अ फैक्ट अजय दैट 20% मतलब $146 बिलियन प्रॉपर्टी इन दुबई हर साल का ये फिगर है, और उसमें 20% इज ओन्ड बाय इंडियंस ओनली। सो ऑफ कोर्स एक बड़ा माइंडसेट रखना होगा आपको, सिर्फ घूमने के लिए नहीं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वो भी दुबई बहुत लुक्रेट है। बिल्कुल, और इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने दुबई का देखा, ये काबिल तारीफ है। लेकिन अजय आपने एक चीज देखी, ऑफ सीजन कह रही है लेकिन फिर भी प्रियंका ने चांस नहीं छोड़ा, ऑफ सीजन ही सही लेकिन दुबई चली जरूर गई। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए सबको, खूब छुट्टियों का लुत्फ उठाना चाहिए, सबका राइट है वो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसी नोट पर आगे बढ़ते हैं। मोहित, गुड मॉर्निंग, कमिंग बैक टू यू, इंश्योरेंस स्पेस पर आपका नजरिया एक बार हम जानना चाहेंगे। और इंश्योरेंस स्पेस की अगर बात करें, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म प्ले है, इन अ शॉर्ट टर्म वहां पर आउटकम या रिजल्ट्स मिलना कम ही नजर आते हैं, और पर्टिकुलरली LIC जिस तरह से हम देख रहे हैं आज भी कंपनी की एंकर लॉक इन की जो सीमा है वो खत्म होती हुई दिख रही है। स्टॉक लिस्टिंग के बाद हालत कैसी रही हम सब ने देखा, आज इसका इम्पैक्ट भी दिखेगा। ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? इंश्योरेंस प्ले जो हम लोग ने अपने व्यूज बनाए हैं, इसमें यही समझ में आया है अभी तक, ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्ले है। इसमें एलोकेशन इस वक्त के मार्केट में आई थिंक बहुत कम रखना चाहिए। मेरे ख्याल से एक पोर्टफोलियो का 2 to 3% से ज्यादा इंश्योरेंस स्पेस में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्लो मूवर स्पेस है इन जनरल। एंड सेकेंडली यहाँ के जो डायनामिक्स हैं वो बहुत धीरे धीरे इवॉल्व होते जा रहे हैं। कोविड के कारण बहुत ज्यादा प्रीमियम्स हैवी भुगतने पड़े हैं इंश्योरेंस कंपनीज को। सो ओवरऑल इस स्पेस में बहुत ज्यादा अच्छा व्यू हमारा इस वक्त पे नहीं है, बट एट द सेम टाइम सिंस इंडिया का पेनिट्रेशन इंश्योरेंस स्पेस में बहुत लो है, लोगों की अवेयरनेस इन Tier 2, Tier 3 सिटीज एंड रूरल इंडिया बढ़ रही है, इसलिए सेक्टर से दूर भी नहीं रहा जा सकता। एक स्मॉल एलोकेशन एंड मे बी द बेस्ट पिक के साथ में आगे बढ़ने की सलाह रहेगी हमारी तरफ से। एट द सेम टाइम पूरा जो BFSI सेक्टर है उसमें बहुत अच्छे नाम और भी स्पेसेस से हैं बिसाइड्स इंश्योरेंस, जिसमें एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म प्ले कर सकता है, अच्छी स्टॉक पिकिंग ले सकता है। राइट, ठीक है, बिल्कुल मोहित। आप इंश्योरेंस स्पेस की आप बात करें, LIC पर भी आज नजर रखेंगे, देखना होगा क्योंकि एंकर लॉक इन का आज आखिरी दिन है, ऑलरेडी इशू प्राइस से 25% फॉल हो चुका है। आज कैसे रिएक्ट करता है स्टॉक उसके अंदर? तो यानी कहीं ना कहीं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने लिया, नोमुरा ने लिया, एविंडिस, अबैकस, सुनील सिंघानिया का फंड, तो और ये क्यों ला, L&T म्यूचुअल फंड, EPF ने लिया, एक नाम वहां पे मिसिंग है वो भी हम डाल देंगे। पॉइंट ये है कि ये भी IIFL फाइनेंस रिटेल सेंट्रिक होम फाइनेंस कंपनी है, तो रिटेल सेंट्रिक और जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के प्लेयर्स हैं वो काफी वहां पे काफी अच्छा काम हो रहा है। एक बार मैं मोहित से इस ब्लॉक डील के बारे में बात करूंगा। मोहित, आपको याद होगा IIFL फाइनेंस की सब्सिडरी में आदिया ने अनाउंस किया था स्टेक परचेज फ्राइडे को, और देखिए ब्लॉक में भी बड़े बड़े नाम आए हैं, आपकी क्या राय है? देखिए बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूंगा कि इस चीज में जैसे कि बाहर के इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, उसका प्राइमरी कारण यही है कि ओवरऑल जो अच्छी कंपनीज है, जो अच्छे सेक्टर्स है, उसमें इंडिया को लेके काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म है इन ग्लोबल मार्केट्स। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जिस तरह से केपेक्स दिया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर बात करूं मैं, तो कंटिन्यूसली यूवीज जो उनकी आई है, थार एंड XUV 700, इनकी ऑर्डर बुक्स फैंटास्टिक है। सेमीकंडक्टर इशू के कारण में ये लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे, इतना हेवी डिमांड है। एंड कंटिन्यूसली इन लोगों ने अपनी कॉन कॉल्स में, प्रेजेंटेशंस में अगले 5 साल 10 साल में 15 से 20% ग्रोथ का एक ऑप्टिमिज्म दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है, सीइंग की ऑटो सेक्टर पिछले 3 साल से कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। एंड यही सिचुएशन मोर और लेस टाटा मोटर्स की भी है। टाटा मोटर्स में भी जो हैरियर, सफारी है, उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। EV स्पेस में टाटा मोटर्स लीडर है मार्केट का, इंडियन मार्केट का, जिस तरह से उन्होंने ग्रोथ दी है। ओवरऑल अगर हम लोग डोमेस्टिक PVs की बात करें, तो ये दोनों कंपनीज ही बहुत ज्यादा सॉलिड और साउंड फुटिंग पे लगती है, और इन्हें डिप्स में डेफिनेटली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम खरीदना चाहिए। जहां तक कि NBFC स्पेस और बैंकिंग सेक्टर की बात है, मैं अपना व्यू वही दोहराना चाहता हूं कि यहाँ पे गुड क्वालिटी बैंक्स एंड गुड क्वालिटी NBFCs में एक्सपोजर इस तरह के डिप में एक अपॉर्चुनिटी है खरीदने की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप किसी भी सेक्टर या किसी भी स्टॉक में ओवरबोर्ड ना जाएं, डाइवर्सिफिकेशन और डिसिप्लिन रखें, एंड जहां पे डिप्स आपको मिल रहे हैं, आप अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करके रखें, उनको आप खरीदते चले जाइए। नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स जिस तरह का मार्केट लग रहा है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म 2 से 3 महीने का नहीं है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के पिक्चर में ये 2 से 3 महीने कि अपन किस तरह से स्टैगर्ड एंट्री करते हैं, बहुत ज्यादा आपको फायदा दे सकती है। एंड एट द सेम टाइम
काफी ज्यादा जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को लेके, वो मार्केट्स काफी ज्यादा हद तक डाइजेस्ट कर चुके हैं। क्योंकि जब लास्ट मंथ ऑफ मे में शक्तिकांता दास जी ने अकोमोडेटिव स्टैंस को डाइल्यूट करने की बात कही थी, जो कोविड में दिया गया था, तभी से मार्केट काफी करेक्ट हो गया था। जो 40+50 बेसिस पॉइंट्स का हमने रिडक्शन देखा, ये उसी का एक पार्ट है। अब मार्केट ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहा है कि 25 बेसिस तो मिनिमम साइड पे और जाएगा, और यहां से फिर फ्रेश पर्सपेक्टिव पे एक आरबीआई काम करेगा। यूएस में भी अगर हम देखें, एफओएमसी का जो डॉट प्लॉट था वो काफी तेजी से हॉकिश हो गया है। इन्फ्लेशन में काफी ज्यादा वहां पे स्टिकीनेस आई है, फ्राइडे को जो डेटा है। सो ओवरऑल मार्केट काफी ज्यादा हद तक डाइजेस्ट कर चुका है ये चीजें। हाँ, 2-3 महीने का इस क्वार्टर का जो रहेगा रिजल्ट, उसमें मार्जिन डेंटेड रहेंगे, बट मार्केट इज प्रिपेयर्ड फॉर इट। जी मोहित, मैं वापस आता हूँ आपके पास। इस पे जरा स्टॉक कंज्यूमर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, सारी कंपनीज में लाखों यूजर्स हैं। क्यों ना वो सारे यूजर्स जो हैं, उनके कंज्यूमर, वो एक ऐप के ऊपर आके क्रॉस बिजनेस कर सकते हैं। तो खैर उसके बारे में उन्होंने बताया। इन्होंने ये बताया कि कैसे एयर इंडिया को टर्न अराउंड में वो लगे हुए हैं। एक उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, एक इमोशनल डिसीजन भी था एयर इंडिया में लेना, क्योंकि टाटा के हाउस के पास पहले भी था और वो वापस आ गया घर। उन्होंने टाटा मोटर्स में जो वैल्यू क्रिएशन किया उसके बारे में काफी अच्छी बातचीत की, क्योंकि जब टाटा मोटर्स ने पैसेंजर कार डिवीजन में थोड़ा सा फोकस बढ़ाया था, बिलीव नहीं करेंगी, 2-3%, 4% मार्केट शेयर था। कोई पूछता भी नहीं था पैसेंजर कार में। उसके बाद हैरियर, नेक्सॉन और दुनिया टिगोर, इन सब गाड़ियों ने, ईवी ने इस समय 14 से 15% मार्केट शेयर पैसेंजर कार में टाटा मोटर्स ने ईवी की वजह से लिया। तो उन सब के बारे में बातचीत की। एक बार मोहित से पूछते हैं। मोहित, टाटा ग्रुप स्टॉक्स और स्पेशली टाटा मोटर्स आपको कैसा लगता है? देखिए, इस ग्रुप की जितनी तारीफ करें और जितना इसको रिस्पेक्ट दें उतना कम है। $125 बिलियन का एक ऐसा कॉन्ग्लोमरेट है जिसे सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर ग्रुप बोला जाता है, जिसने हर एक स्पेसिफिक सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइज करा है इंडिया को ओवरऑल। सो ये ग्रुप बहुत ही फैंटास्टिक ग्रुप है, अनडाउटेडली, इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम पिछले 3-4 साल 5 साल में जिस तरह से ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, हर एक एरिया पे फोकस करा गया है, उसका कोर स्ट्रॉन्ग किया गया है, बैलेंस शीट को डीलेवरेज किया गया है, स्पेशली टाटा स्टील की अगर अपन बात करें, एंड जिस तरह से सिनर्जी ग्रुप ने बिठाई है, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स ने भी आपस में सिनर्जी बिठाई है। एयर इंडिया का एक्विजिशन करा गया दोबारा, जो कि इमोशनल इवेंट है जैसे आपने कहा। सो इस ग्रुप में हर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फोकस के साथ कोर स्ट्रॉन्ग करने का हुआ है। यहाँ पे कंपनीज ने आउट परफॉर्म करा है। यहाँ पे जो कंपनीज की स्टोरी इन लोगों ने पिछले 3-4 साल 5 साल पहले अपने विजन्स दिए थे टाटा मोटर्स को लेके, टाटा कंज्यूमर्स को लेके, वो इन्होंने एक्चुअल में अचीव करे हैं। और आप देखिए, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स एंड ग्रुप्स टाटा रहा है। अब टाटा मोटर्स की अगर अपन बात करें तो जो इनका मार्केट शेयर था वो 2.5x पिछले 1-2 साल में हुआ है, जो आप अभी बोल रहे थे। एंड जो गाड़ियों के स्ट्रक्चर्स या जो एक फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन है, ईवी का प्ले है, मॉडल्स हैं, ये सारी चीजों में जिस तरह का परिवर्तन आया है पिछले 10 साल में टाटा मोटर्स में, वो बहुत ज्यादा एस्टॉनिशिंग है। जेएलआर सेगमेंट, जब मुझे ऐसा लगता है कि वो भी जब और ज्यादा क्लिक करना चालू हो जाएगा, जो कि इस पूरे ग्रुप का, टाटा मोटर्स का सॉरी, मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जहां से डिराइव होता है, वो भी क्लिक कर जाएगा, तो ये स्टॉक में अपसाइड बहुत अच्छा है। एंड वो मेजरली सेमीकंडक्टर इशू के कारण में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उसका ज्यादातर एक्सपोजर यूके, चाइना और यूएस में है जेएलआर का। डोमेस्टिक पीडी की जहां तक बात करें, आई थिंक सबसे तेज अगर कोई कंपनी बढ़ रही है और जिसने मार्केट शेयर एब्जॉर्ब किया है, तो वो टाटा मोटर्स है। ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट एक स्टॉक को भूल गए हम इस सब में, टाटा पैक में, टाटा स्टील। एन चंद्रशेखरन की लीडरशिप में टाटा स्टील के डेट रिडक्शन की बात को कैसे भूला जा सकता है। बट एनी हाउ, टाटा पैक के आज स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, इन पर क्या आज टेक्निकल व्यू होना